अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7th सेमेस्टर के सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग के यूनिट नंबर 1 के सेक्शन C, जो कि हमारे साथ कोपिंग एंड स्ट्रेस टॉलरेंस है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से, जो कि हमारे साथ स्ट्रेस के हवाले से बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस की कि स्ट्रेस किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट, स्ट्रेस की अगर हम जनरल बात करें तो स्ट्रेस जो है ये हमारे साथ एक नॉर्मल पार्ट है हमारी ज़िंदगी का। ठीक है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसके असरात जो है हमारे बॉडी के फंक्शन पर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, सो स्ट्रेस रिगार्डेड एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ एंड कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन अ पर्सन फंक्शनल कैपेसिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्ट्रेस जो है ये हमारी ज़िंदगी की एक नॉर्मल पार्ट है। ठीक है, जिसके हमारी बॉडी के जो फंक्शनल कैपेसिटी है उस पर पॉजिटिव असरात भी हो सकते हैं और नेगेटिव असरात भी हो सकते हैं। स्ट्रेस जो है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि हम किस किस्म के सिचुएशन में स्ट्रेस को ले रहे हैं। ठीक है, और जो स्ट्रेस ले रहे हैं तो क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इन चीज़ों पर जो है स्ट्रेस डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूथ स्ट्रेस की, यूथ स्ट्रेस ये हमारे साथ स्ट्रेस की एक किस्म है। यूथ स्ट्रेस ये हमारे साथ वो स्ट्रेस होती है जिसको हम पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, that can be associated with the adaptation and is necessary for growth and development. Dear student, जब हम किसी नए इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर जाते ही हमें जो है थोड़ी सी परेशानी महसूस होती है, थोड़ा सा जो है हम परेशान रहते हैं और इसके बावजूद जो है हम वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर जो चीज़ें होती है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जल्द से जल्द उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उन चीज़ों के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम उस जगह पर जो गए हैं और उस वजह से हम परेशान हुए हैं, हम स्ट्रेस में आए हुए हैं, तो इस स्ट्रेस की वजह से हम वहाँ की चीज़ों से अपने आप को जल्द से जल्द अपने आप को आगाह करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अगर हम इस स्ट्रेस को देखें तो ये स्ट्रेस जो हम है एक तरह से हमें जो है फ़ायदा पहुँचा रहा है, एक तरह से हमें जो है स्टिमुलेट कर रहा है कि हम जल्द से जल्द इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें जो कि हमें जिसके बारे में अभी तक कोई इल्म नहीं है। ठीक है, और इस वजह से ये पॉजिटिव स्ट्रेस जो है ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। ठीक है, तो इस किस्म के जो पॉजिटिव स्ट्रेस होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूथ स्ट्रेस कहते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे टर्म को देखें जो कि हमारे साथ डिस्ट्रेस है, तो डिस्ट्रेस ये हमारे साथ स्ट्रेस की दूसरी किस्म है। ठीक है, यूजुअली हम डिस्ट्रेस को क्या कहते हैं, नेगेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, दैट इज पोटेंशियली हार्मफुल एंड मे एग्जॉस्ट अडाप्टिव कैपेसिटी। ठीक है, अब जो नेगेटिव स्ट्रेस होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं और इसी वजह से ये हमारे जो अडाप्टिव कैपेसिटी होती है, हमारे जो एडजस्टमेंट की सलाहियतें होती है तो उसको क्या करती है, उसको ज़ाया करती है। तो इस किस्म के जो नेगेटिव स्ट्रेस होते हैं, इस किस्म के जो स्ट्रेस होते हैं जो कि हमारी कैपेसिटीज़ को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है, उसकी जो क्वालिटी है या उसकी जो लिमिट है उसको कम करती है, तो इस तरह के स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेसर्स किसे कहते हैं, स्ट्रेसर डियर स्टूडेंट्स ये हमारे साथ वो एजेंट होते हैं
जो कि क्या करती है, जो कि स्ट्रेस को प्रोड्यूस करती है। सो वो एजेंट जो कि स्ट्रेस को प्रोड्यूस करती हो तो उसको हम स्ट्रेसर्स कहते हैं, ठीक है। सो अलार्मिंग स्टिमुलाई दैट erodes the body from the resting state into a state of readiness to combat or deal with the stressors is called stressors। stressors यूजुअली ये हमारे साथ वो अलार्मिंग स्टिमुलाई होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी रेस्टिंग स्टेट से जो है वो क्या होती है, रेस्टिंग स्टेट से वो जाकर एक ऐसी हालत में आ जाती है जिसमें हमारी बॉडी जो है फिर उन इवेंट्स का मुकाबला करती है, या तो उन इवेंट्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है या उस इवेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। तो इस तरह के जो अलार्मिंग स्टिमुलाई होते हैं जो कि हमारे बॉडी को एक्टिवेट करती है, हमारे बॉडी को रेडी करती है किसी भी इवेंट के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रेसर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अब हम मज़ीद आगे डिटेल के साथ स्ट्रेसर्स की जो टाइप्स है उस पर हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स, सबसे पहले हमारे साथ है फिजियोलॉजिक स्ट्रेसर। फिजियोलॉजिक स्ट्रेसर्स जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये हमारे साथ ऐसे स्ट्रेसर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के जो फंक्शन है उसको क्या करती है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। तो इस तरह के जो स्ट्रेसर्स होते हैं तो इसको फिजियोलॉजिक स्ट्रेसर्स कहते हैं, ठीक है। सो फिजिकल स्टिमुलाई दैट इनिशिएट द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, it may be detected during the physical examination as well as during the interview। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर्स ये हमारे साथ वो फिजिकल स्टिमुलाई होते हैं जो कि स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को क्या करती है, स्टार्ट करने में रोल प्ले करती है। इनिशिएट से मुराद स्ट्रेस रिस्पॉन्स को शुरू करने में क्या करती है, रोल प्ले करती है। अब इन फिजियोलॉजिक स्ट्रेसर्स को जो है हम फिज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान भी डिटेक्ट कर सकते हैं और इंटरव्यू के दौरान भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिजीज़ प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर पेशेंट जो है वो थकावट का शिकार है या एजिंग है या स्लीप डिप्राइवेशन है, तो ये सारे हमारे साथ क्या है, ये सारे हमारे साथ फिज़िकल स्टिमुलाई है और इस वजह से पेशेंट जो है वो फिजियोलॉजिक स्ट्रेसर्स का शिकार होगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे साथ जो दूसरी किस्म है स्ट्रेसर्स की वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर यूजुअली ये हमारे साथ वो स्ट्रेसर्स होंगे जो कि हमारे थॉट प्रोसेस को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। सो स्टिमुलाई ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पर्सन थॉट प्रोसेस in relation to personal safety and security, personal control over events and social integration, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स की जो शुरुआत होती है, इसकी जो ओरिजिनेशन होती है, तो ये किसी भी शख्स के उनके जो अपने थॉट होते हैं, अपने ख़यालात होते हैं, वहाँ से इन साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स की शुरुआत होती है। वहाँ से जो है ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स पैदा होते हैं, ठीक है। जिसमें जो बंदा होता है वो अपने पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं कि क्या मैं पर्सनली जो है सेफ़ हूँ, क्या मेरी जो सिक्योरिटी है वो ठीक है या नहीं। इसके अलावा चीज़ों पर जो इवेंट्स हो रहे हैं इर्द गिर्द उस पर जो है मेरा अपना ज़ाती कंट्रोल है या नहीं, और इसी तरह से माशरे में मेरा जो मकाम है या मेरी जो हैसियत है वो क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है इसके बारे में बंदा जो है वो सोचता रहता है, और अगर ये सारी बातें उसके मिजाज के मुताबिक ना हो और उसके सोच के मुताबिक ना हो तो इस वजह से फिर वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में मुब्तला हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ जो तीसरी किस्म है वो है इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर। इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स में हमारे साथ बंदे के इर्द गिर्द जो चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है, जिसको जब वो देखता है या उसको फेस करता है तो बंदा जो है वो परेशान हो जाता है। तो ऐसे अनफेमिलियर सराउंडिंग चीज़ों की वजह से जब वो स्ट्रेस में पड़ता है तो इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स, ठीक है। अब अगर एग्ज़ाम्पल की बात
करें हम इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स की, तो इसमें हमारे साथ चेंजेस इन डेली रूटीन में अगर चेंजेस आ जाए, ठीक है, तो बंदा परेशान हो जाता है। इसके अलावा अगर प्राइवेसी में लेकनेस आ जाए या सेंसरी डिप्राइवेशन हो जाए या बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाए किसी पर, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं। इसके अलावा सोशियो कल्चर स्ट्रेसर में इनकम्पास stressful events related to family relations, career, financial concern and religion, ठीक है। तो सोशियो कल्चरल स्ट्रेसर में जो है ऐसे स्ट्रेसफुल इवेंट आ जाते हैं जो कि फैमिली रिलेशनशिप से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। फैमिली में उनका जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होता है, तो वो ताल्लुक़ जो है वो ऐसा नहीं रहता जैसा कि वो होना चाहिए, पीसफुल नहीं रहता, जिसकी वजह से लोग जो है सोशियो कल्चर स्ट्रेस में पड़ जाते हैं। या कैरियर के हवाले से एक बंदा जो है बहुत ज़्यादा परेशान है या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में जो है मुब्तला है, तो इन चीज़ों की वजह से जब स्ट्रेस में पड़ते हैं तो इसको हम सोशियो कल्चर स्ट्रेसर्स कहते हैं। और ये हमारे साथ सोशियो कल्चर स्ट्रेसर्स में आती है, जैसे कि फैमिली रिलेशंस हो गए, ठीक है, कैरियर हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह, या रिलीजन से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई बात हो, कोई मसला हो, ठीक है, तो ये सोशियो कल्चर स्ट्रेसर में इंक्लूडेड है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अब स्ट्रेस रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एन एडाप्टिव मैकेनिज्म that restore a person balance and equilibrium is called stress response। स्ट्रेस रिस्पॉन्स से आसान अल्फाज में स्ट्रेस रिस्पॉन्स से मुराद ये है कि जब एक बंदा कोई स्ट्रेस को फेस करता है, तो स्ट्रेस को फेस करने के दौरान उस स्ट्रेस को वो किस तरह से हैंडल करता है, किस तरह से वो उस स्ट्रेस को कोप करता है, उसको मैनेज करता है, और उस स्ट्रेस के रहते हुए वो अपने आप को कैसे नॉर्मल रखता है, कैसे अपने आप को रिलैक्स रखता है, मेंटेन रखता है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स। यहाँ पर डिफिनीशन में बताया गया है कि ये हमारे साथ एक एडाप्टिव मैकेनिज़्म है। एडाप्टिव मैकेनिज़्म से मुराद ये है कि ये हमारे साथ एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें बंदा जो है वो अपने आप को एडजस्ट करता है और अपने जो बैलेंस या जो नॉर्मल फंक्शन है उसको दोबारा से रिस्टोर करके अपने आप को बैलेंस और इक्विलिब्रियम स्टेट में कर लेता है, तो इसको हम स्ट्रेस रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोपिंग ये भी हमारे साथ एक प्रोसेस है जिसको हम ख़ास तौर पर इवेंट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि एक पेशेंट या जो एक बंदा है वो उस इवेंट को फेस कर रहा होता है, ठीक है। तो स्ट्रेसफुल इवेंट्स को फेस करने के दौरान उस इवेंट को वो किस तरह से मैनेज करता है, किस तरह से उस इवेंट के साथ वो बंदा डील कर रहा है, तो इसको कहते हैं कोपिंग। या what one does about a problem in order to bring about relief and equilibrium। एक बंदा जो है स्ट्रेसफुल इवेंट में ऐसा क्या करे जिसकी वजह से उसके जो प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए, और वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करे और अपने आप को जो है बैलेंस इक्विलिब्रियम महसूस करे, तो इसको कहते हैं कोपिंग। एडाप्टेशन से मुराद एडजस्टमेंट है, किस तरह से आप अपने आप को स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं एडाप्टेशन। इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। ये हमारे साथ वो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का जिसमें एक बंदा जो है एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रही होती है तो वो उस चेंजेस को रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है, और अपने आप को उस चेंजेस से मुतासिर नहीं होने देता, तो इसको कहते हैं एडाप्टेशन। कोपिंग स्ट्रेटजीज से मुराद कोप करने के जो तरीक़ेकार है या जो तरीके हैं उसको हम कोपिंग स्ट्रेटजीज कहते हैं, ठीक है। सो स्पेसिफिक टेक्निक्स used to deal with a stressors and its consequences to relieve the intensity of stressors is called coping strategies। coping strategies ये हमारे साथ ख़ास टेक्निक्स होते हैं जिसको हम स्ट्रेसर्स और स्ट्रेसर्स के जो नुकसानात होते हैं
उसको डील करने के लिए हम इन स्पेसिफिक टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और अपने आप को स्ट्रेसेस की जो इंटेंसिटी है उससे अपने आप को रिलीफ देते हैं, अपने आप को बचाते हैं। तो इसको हम कोपिंग स्ट्रेटजीज कहते हैं। इफ़ेक्टिव कोपिंग से मुराद ये है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा जो कोपिंग मैकेनिज़्म है वो पुरअसर हो और उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। तो इसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिव कोपिंग। इफ़ेक्टिव कोपिंग इज़ मैनिफेस्टेड बाय हाई लेवल ऑफ एडाप्टेशन टू स्ट्रेस और द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंस। इट may have the following result is, कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कोपिंग है वो इफ़ेक्टिव हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो एडाप्टेशन प्रोसेस है वो हाई लेवल की हो, ठीक है, या आपका जो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंस है वो हाई हो। तो इस तरीके से आपकी जो कोपिंग है वो इफ़ेक्टिव होगी। तो अगर आपकी कोपिंग इफ़ेक्टिव होगी तो इससे मंदजैल नतीजे जो है आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 1, डिस्ट्रेस इज़ मेंटेन विद इन मैनेजेबल लिमिट, ठीक है। जो डिस्ट्रेस होगा, ठीक है, वो आपके लिमिट्स के अंडर होगा, ठीक है, वो इतने ऐसे लिमिट्स में होगा जिसको आप आसानी से मैनेज कर सकेंगे, उसको कंट्रोल में कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा होप एंड इनकरेजमेंट आर जनरेटेड, इसके साथ साथ आप में उम्मीद और आप में जो जज्बा है वो पैदा होगा, ठीक है। अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ इज़ मेंटेन, आपको जो है अपने ऊपर खुद एतमादी जो है आप में पैदा होगी। इसके साथ साथ रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंट अदर्स आर मेंटेन और डिस्ट्रॉय, दूसरे लोगों के साथ या दूसरे चीज़ों के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है या ताल्लुकात है वो या तो बहुत ज़्यादा मेंटेन रहेंगे, बहुत ज़्यादा सही रहेंगे, या वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्ट्स फॉर फेवरेबल सिचुएशन एंड फिजिकल रिकवरी आर इनहेंस, इसके अलावा फेवरेबल सिचुएशन और फिजिकल रिकवरी के लिए आपके जो पर्सपेक्टिव होंगे, आपके जो नज़रिए होंगे उसमें बेहतरी आएगी, ठीक है। स्ट्रेसेस इंटेंसिटी एंड इंटेंस स्ट्रेसेस में बी परसीव एज insurmountable or overwhelming and may precipitate crisis, ठीक है। कहते हैं कि जो इंटेंस स्ट्रेसेस होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होते हैं। ओवरवेलमिंग से मुराद ये है कि बार बार ये स्टिमुलेट करती है किसी भी शख्स को और ये जो है क्राइसिस को प्रोड्यूस करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पास्ट एक्सपीरियंसेस विद स्ट्रेसर्स, वो लोग जिन्होंने जो है पास में जो है स्ट्रेसेस को एक्सपीरियंस किया हुआ हो, द स्ट्रेसेस में बी व्यू एज लेस थ्रेटनिंग, तो उनके लिए फिर ये स्ट्रेसेस फेस करना जो है वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, बल्कि उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो उनको पता होता है कि कैसे हमने इसको मैनेज करना है। इसके साथ साथ पर्सनैलिटी, certain people are more stress resistant, especially those who view change as a challenge and believe that they can influence event। पर्सनैलिटी, बाज़ लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को क्या करती है, रेजिस्टेंस शो करती है, और वो किसी भी किस्म की चेंजेस, किसी भी किस्म की तब्दीली को जो है वो अपने लिए एक चैलेंज समझते हैं, और वो ये बिलीव करते हैं कि वो अपने बलबूते पर जो है इस इवेंट को जो है इफ़ेक्ट कर सकते हैं और इस इवेंट के जो असरात है इसको जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भी किसी भी किस्म की चेंजेस को जो है वो अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं करते। क्राइसिस occur when the person feel overwhelmed by stressors and unable to resolve the problem। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब एक बात आई है कि कहते हैं कि क्राइसिस में पेशेंट तब पड़ता है जब वो ये महसूस करे कि उस पर जो स्ट्रेसर्स आए हुए हैं या आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके बर्दाश्त से ज़्यादा है, और वो उसको सॉल्व करने के बजाय जो है उसको उसी तरह से छोड़ देता है। तो इस वजह से पेशेंट जो है वो फिर क्राइसिस में पड़ जाते हैं। क्राइसिस जो है ये हमारे साथ एक एक्यूट और सेल्फ लिमिटिंग स्टेट है जिसमें जो बंदा होता है वो एक लिमिटेड कंडीशन में आ जाता है, ठीक है, जो कि
जिसका जो ड्यूरेशन पीरियड होता है वो 4 से लेकर 6 हफ्तों तक होता है। ठीक है, क्राइसिस में बंदा जो है फिर 4 से लेकर 6 हफ्तों तक जो है वो रहता है। इसके बाद फिर वो इस क्राइसिस कंडीशन से खुद ब खुद निकल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस की। हमारे साथ स्ट्रेस के मुख्तलिफ स्टेजेस है, उन स्टेजेस को अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेज है हमारे साथ उसको अलार्म रिएक्शन कहते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय AR। ठीक है, अलार्म रिएक्शन। अलार्म रिएक्शन ये हमारे साथ स्ट्रेस की वो स्टेज है जिसमें बॉडी अलर्ट इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, जिसमें हमारी जो बॉडी है वो अलर्ट हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। स्ट्रेस के नतीजे में जो है हमारी बॉडी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। ठीक है, खबरदार हो जाती है। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा स्टेज है उसको स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। एडाप्टेशन एंड कंपटीशन विद द स्ट्रेसेस टू लिमिट देम। इस स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, इस स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस में जो है हमारी बॉडी क्या करती है, एडाप्टेशन की कोशिश करती है, मतलब उस स्ट्रेसफुल इवेंट के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है और इसके साथ साथ उन स्ट्रेसर्स के साथ कंपटीशन करती है, उसको compete करने की कोशिश करती है ताकि उसको कम से कम किया जा सके। ठीक है, attempts are made to maintain usual structures, often by applying coping strategies to reduce tension and to recognize one's thoughts। इस दौरान जो है, जो बंदा होता है जो कि स्ट्रेस को फेस कर रहा होता है, तो वो बेसिकली कोपिंग स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करते हुए टेंशन को रिड्यूस करने की कोशिश करता है और इस दौरान उनको जो सोचें आ रही होती है, जो वो सोच रहा होता है, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है। बीइंग चैलेंज एट दिस स्टेज में रिजल्ट इन एंगर बिकॉज इट इंटरफियर विद कोपिंग अटेम्प्ट्स। ठीक है, अब इस स्टेज में जो है बंदे के लिए ये एक चैलेंज होता है जिसकी वजह से बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाता है, क्योंकि इस दौरान उनकी जो कोपिंग अटेम्प्ट है, कोपिंग करने की जो कोशिश वो कर रहा होता है, तो वो असल में क्या हो रही होती है, उसमें इंटरफेरेंस आ रही होती है। ठीक है, उसमें मुदाखलत हो रही होती है जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ रहा होता है और वो प्रॉपर तरीके से कोप नहीं कर पा रहे होते। इसके अलावा जो तीसरा स्टेज है हमारे साथ स्ट्रेस की, उसको स्टेज ऑफ एग्जॉशन कहते हैं। ठीक है, इफ़ द एडाप्टेशन डज नॉट ओवरकम द स्ट्रेसेस, the adaptation will fail and the effect may spread to the entire body। जो तीसरा स्टेज है इसको स्टेज ऑफ एग्जॉशन कहते हैं। इस स्टेज में अगर एडाप्टेशन टेक्निक जो है वो काम ना कर पाए और स्ट्रेस पर मुकम्मल तौर पर काबू ना पाया जाए, तो हमारे साथ जो एडाप्टेशन प्रोसेस होता है, जो एडजस्टमेंट का प्रोसेस होता है, तो वो मुकम्मल तौर पर फेल हो जाता है और फिर स्ट्रेस के जो असरात होते हैं तो वो पूरे बॉडी में फैल जाते हैं और पूरी बॉडी जो है उस स्ट्रेस की वजह से इफ़ेक्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले नंबर पर हमारे साथ अलार्म स्टेज आता है। अलार्म स्टेज में क्या होता है, एज यू बिगिन टू एक्सपीरियंस अ स्ट्रेसफुल इवेंट और परसीव समथिंग टू बी स्ट्रेसफुल। अलार्म स्टेज में जब भी कोई बंदा जो है वो स्ट्रेसफुल इवेंट को एक्सपीरियंस करता है या कोई ऐसी चीज़ को फेस करता है जिससे उसको स्ट्रेस महसूस होती हो, तो साइकोलॉजिकल चेंजेस अकर इन योर बॉडी, तो उसके बॉडी में जो है साइकोलॉजिकल चेंजेस शुरू हो जाती है। ठीक है, दिस एक्सपीरियंस और परसेप्शन डिस्टर्ब योर बॉडी नॉर्मल बैलेंस, और इस एक्सपीरियंस या परसेप्शन की वजह से उनकी जो नॉर्मल बॉडी बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इमीडिएटली योर बॉडी बिगेन टू रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेस, तो हमारी बॉडी फिर उसी टाइम जो है उस स्ट्रेसेस को रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है एज इफ़ेक्टिव एज पॉसिबल। जितना उनसे पॉसिबल होता है तो उस वक्त तक वो इफ़ेक्टिवली उसको रिस्पॉन्स देती रहती है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर इस फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, कार्डियक मतलब हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, रिस्पायरेटरी रेट जो है रिस्पायरेशन इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा जो
स्किन है, स्किन की जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाती है। हार्मोनल में इंक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ एड्रेनल जीन्स, ठीक है, विच प्रोड्यूस एन एड्रेनल रश, जिसकी वजह से एड्रेनल रशेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा स्टेज है स्ट्रेस का, उसको रेजिस्टेंस स्टेज कहते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज योर बॉडी ट्राइज टू कोप और अडॉप्ट टू द स्ट्रेसर्स बाय बिगिनिंग a process of repairing any damage the stressors has caused, ठीक है। रेजिस्टेंस स्टेज, इस स्टेज के दौरान हमारी बॉडी जो है वो कोशिश में लगी हुई होती है कि वो किसी भी किस्म के जो स्ट्रेस है उसको कोप करे या उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करे। और इस दौरान किसी भी किस्म की अगर डैमेज हुई हो तो वो उस डैमेज को हमारी बॉडी क्या करे, उसको रिपेयर करे। योर फ्रेंड, फैमिली और को वर्कर में नोटिस चेंजेस इन यू बिफोर यू डू सो, ठीक है। और इससे पहले कि आप अपने अंदर चेंजेस को नोटिस करें, आपसे पहले आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या आपके साथ जो काम करने वाले होते हैं, तो उनको जो है आपके अंदर तब्दीली जो है वो नज़र आने लगती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एग्जामाइन देयर फीडबैक टू मेक श्योर यू डू नॉट रीच ओवरलोड। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मालूम करने के लिए कि आपकी जो फीडबैक है, ठीक है, उसको भी मालूम किया जा सके, जिससे इस बात की यकीन दहानी होगी कि आप पर किसी किस्म का जो है बोझ नहीं है या आप पर किसी किस्म का ओवरलोड नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो बिहेवियर इंडिकेटर, आपकी जो बिहेवियर है उसमें मंदरजा झेल किस्म की तब्दीलियाँ आ जाती है, लाइक लैक ऑफ एंथुसिज्म फॉर फैमिली, स्कूल, वर्क और लाइफ इन जनरल। आप के पास जो है अपनी फैमिली के लिए टाइम देना कम हो जाता है, स्कूल के लिए, काम के लिए या अपने आप को टाइम देना जो है वो आपके पास फिर नहीं रहता। विड्रावल, आप कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, आपके जो खाने के आदत है उसमें तब्दीलियाँ आ जाती है, आप बेसुकून हो जाते हैं, आपको नींद नहीं आती या आप बहुत ज़्यादा सोते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत जल्दी आप थकावट का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जो कॉग्निटिव इंडिकेटर्स है, कॉग्निटिव से मुराद आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है उसमें जो चेंजेस आती है वो कुछ इस तरह से आती है कि आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं और नाइटमेयर्स का शिकार होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरा स्टेज है रेजिस्टेंस स्टेज, तो इसमें क्या होता है, इमोशनल इंडिकेटर्स में आप जो है टीयरफुल होते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार हुए होते हैं, एंजाइटी में मुब्तला हो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट अपने आप को महसूस करते हैं, एजिटेशन का, तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए होते हैं, डिप्रेशन का शिकार जो है आप हो चुके होते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते रहते हैं। ओवरवेल्म से मुराद अपने आप को हर वक्त कोसते रहते हैं, ठीक है। एग्जॉशन स्टेज में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द स्ट्रेस इज नॉट बीइंग मैनेज इफेक्टिवली एंड द बॉडी एंड माइंड आर नॉट एबल टू रिपेयर द डैमेज। इस स्टेज के दौरान जो स्ट्रेसर्स है उसको मुकम्मल तौर पर इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज ना कर पाने की वजह से या मैनेज ना होने की वजह से हमारी बॉडी और हमारा माइंड जो है वो हमारे डैमेज को फिर रिपेयर करने के काबिल नहीं रहता, बल्कि हम हार मान चुके होते हैं, ठीक है। तो इसके जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि हमारा जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, ठीक है, वो हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है, हम जो है विड्रॉ कर लेते हैं, हार मान लेते हैं, सर पर दर्द रहता है, टेंशन में मुब्तला होते हैं, इंसोमिया और लॉस ऑफ टेम्पर, हमारा जो सब्र का पैमाना है वो ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। नर्सिंग असेसमेंट की अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं, स्ट्रेसर्स एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्ट्रेसर जो है ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है और इसके साथ हमारा जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके नतीजे में फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन जो है, फिजियोलॉजिकल से मुराद हमारे जो फंक्शन है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाती है, दैट मे बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग फिजिकल असेसमेंट, जिसको हम फिजिकल असेसमेंट के दौरान ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब अगर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में जो है
जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है स्ट्रेस के दौरान, तो इस दौरान नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये रिलीज़ होते हैं और इस नॉरएपिनेफ्रिन के मंदरजा झेल असरात होते हैं हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, जिसमें पहले नंबर पर हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा क्यूटेनियस वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, स्किन के नीचे जो रगें होती है तो वो कंस्ट्रक्ट हो जाती है, वो नैरो हो जाती है। इसके साथ साथ हमारा जो मायोकार्डियल कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, कार्डियक डिसरिथमिया हो जाता है, ठीक है, रिदम जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, चेस्ट पेन सेंसेशन होती है। इसके अलावा सर दर्द जो है महसूस होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम पर जो है नॉन एपिनेफ्रिन के असरात ये होते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारा जो ब्रोंको डायलेशन है वो हो जाता है, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इनहिबिट करता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक मोटिलिटी को, क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, कम कर देता है। स्ट्रेस इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद नोजिया। इसके अलावा स्ट्रेस के साथ साथ नोजिया, वॉमिटिंग, इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी देखने को मिलता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पर इसके असरात ये होते हैं कि हमारा जो मस्कुलर टोन है, ठीक है, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में वो इंक्रीज़ हो जाता है। द पर्सन में अपीयर टेंस, पर्सन जो है फिर आपको टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ उनके हाथ जो है वो ट्रेमरिंग कर रहे होंगे, मतलब इनवॉलेंट्री हिल रहे होंगे, ठीक है। इंटीगोमेट्री सिस्टम में ये होगा कि पेशेंट जो है डायफोरेसिस का शिकार होगा, ठीक है, मतलब मुसलसल उसके स्किन से जो है पसीना निकलेगा। इसके अलावा स्किन लेजन उन पर आ जाएंगे, ठीक है। बिहेवियर रिस्पॉन्सेज में उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी। इसके अलावा न्यू स्किल्स सीखने में उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होंगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन करने में उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज की अगर हम बात करें तो वो फिर चीज़ों पर प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते और ना ही प्रॉपर तरीके से सही डिसीजन वो कर पाते हैं, ठीक है। इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्सेज जो है उनके जो इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्सेज है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर एंड फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। इसके अलावा एम्बिवेलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, एम्बिवेलेंस से मुराद प्रॉपर तरीके से वो बात नहीं कर पाते और कॉन्फ्लिक्ट तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं। कोपिंग मैकेनिज़्म स्ट्रेटजीज़, तो कोपिंग मैकेनिज़्म स्ट्रेटजीज़ की अगर हम बात करें तो कोपिंग मैकेनिज़्म ये हमारे साथ एक इनेट मतलब पैदाइशी या एक्वायर वे है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, सीखते हैं, जिसके ज़रिए हम जो चेंजिंग एनवायरनमेंट या जो सिचुएशन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं, जवाब देते हैं, ठीक है। इफ़ेक्टिव कोपिंग रिजल्ट इन अडाप्टेशन, इनइफेक्टिव कोपिंग रिजल्ट इन माल अडाप्टेशन। अगर हमारी कोपिंग इफ़ेक्टिव होगी तो हम एडजस्ट कर लेते हैं उस इन्वायरमेंट के साथ, अगर इफ़ेक्टिव नहीं है तो फिर हम वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाते। ऑल कोपिंग स्ट्रेटजीज में नॉट ऑलवेज बी अप्रोप्रिएट, कोपिंग स्ट्रेटजीज वेरी अमंग इंडिविजुअल। कोपिंग मैकेनिज्म जो है ये हमारे साथ शॉर्ट टर्म भी होते हैं और लॉन्ग टर्म भी होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, A nurse can relieve and manage a client stress through therapeutic touch के ज़रिए जो है मैनेज कर सकते हैं, मसाज के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के ज़रिए और गाइडेड इमेजरीज के ज़रिए, ठीक है। इसके अलावा जब कोई पेशेंट स्ट्रेस में होता है और नर्सिस के पास आते हैं तो नर्सिंग डायग्नोसिस में नर्सिस को क्या डायग्नोस करना होता है, इनइफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म जो है डायग्नोस करना होता है, फियर रिलेटेड टू परसीव इफेक्ट्स ऑफ होपलेसनेस, ठीक है, रिलेटेड टू सेपरेशन फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर, अल्टर्ड सेल्फ कंसेप्ट, उनका जो अपने बारे में सोच होती है वो मुकम्मल तौर पर चेंज हुई होती है, रेप ट्रॉमा सिंड्रोम, स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस, पोटेंशियल फॉर वायलेंस, ठीक है। इसके अलावा पावरलेसनेस रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म एब्यूज रिलेशनशिप, एंजाइटी रिलेटेड टू परसीव थ्रेट टू हेल्थ स्टेटस, इनइफेक्टिव इंडिविजुअल कोपिंग रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 1 का सेक्शन सी, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में सिंपली पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।